हेलो। पता है ईवीएस या ज्योग्राफी है। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? हम्म, बताइए। क्या हाल चाल है आप लोगों के? क्या कराया था कल की क्लास में? फूड वाला चैप्टर चल रहा था और आज मुझे बताना है फूड वाले चैप्टर में क्या? फैट। ओके। फैट पर आ जाते हैं सीधा सीधा। देखो, फैट में मैंने बताया था कि जो फैट होता है ये हाई एनर्जी कंटेन होता है। इसमें ऊर्जा उच्च होती है। और 1 ग्राम फैट में कितनी एनर्जी होती है? 9.2 किलो कैलोरी होती है। अब ध्यान से सुनना, बेस्ट सोर्स क्या होता है फैट का? यानी कि सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो आपका आंसर होगा ऑलिव ऑयल माना जाता है। जैतून का तेल माना जाता है। आगे बात समझ में? ऑलिव ऑयल। और अगर आपसे कहा जाता है डेंजरस कौन सा होता है? खतरनाक या खतरनाक वसा तेल कौन सा होता है? ये पाम ऑयल होता है। ठीक है। कौन सा होता है ये? पाम ऑयल। और याद रखना, पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है किस में? ये इस्तेमाल किया जाता है फास्ट फूड बनाने में। और इस पाम ऑयल को इंडिया इंपोर्ट करता है। भारत क्या करता है इसका? भारत आयात करता है। बाहर से मंगवाता है भारत इसको। ठीक है। बाहर से, इंडोनेशिया साइड से। फास्ट फूड खाना इसीलिए खतरनाक होता है क्योंकि पाम ऑयल जो है इसके फायदे हैं नो डाउट, बट ऐसा भी कहा जाता है कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब ध्यान से सुनना, जो फैट है, इस फैट का अगर एक्सेस अमाउंट होगा तो क्या होगा? वसा की अधिक मात्रा से क्या प्रभाव होगा? ओबेसिटी या मोटापा हो जाएगा। अधिक मात्रा होने पर क्या हो जाता है? ओबेसिटी या मोटापा हो जाता है। वहीं जब ये कोरोनरी आर्टरी में ऐड हो जाता है तो ये कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। ये हृदय धमनी को क्या कर देता है?
बंद कर देता है। और जब हृदय की धमनियों को बंद कर देगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई साहब? चांसेस ऑफ हार्ट अटैक। हृदयघात की संभावना रहती है। रिया पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ना? ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, कभी नहीं पूछते ऐसे तो। हम्म। ये तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपका पेपर क्वालिफाई ना हो पाए, है ना? भाई साहब डेली कोई ना कोई ऐसे नमूनेपंती की बात कर देता है कि फिर खुद भी हंसी आ जाती है एक बार कि यार क्या कहना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो, कुछ पता है तुम्हें? सर आपका नाम पता नहीं क्या है, गुमनाम है जी। ये नोट हुआ? आगे बढ़े। कमेंट आ रहा है, कैन यू एक्सप्लेन मी? क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं? जान न पहचान, बस नाम लिखा हुआ आ रहा है आपका। राधिका नाम आ रहा था, शायद राधिका ही था, क्या था? कमेंट हट गया, है ना? आपने कमेंट कर रखा है कैन यू एक्सप्लेन मी। हो गया जी। फोन कहाँ गया मेरा? ये रखा। अब आप लोग हेडिंग डालो। फेमस फूड स्टेट वाइज। राज्यवार प्रसिद्ध भोजन। ठीक है। सैयद का कमेंट आ रहा है, सर आप लेजी बहुत हो। आप तो सैयद ही कमेंट था, क्या था? अच्छा हाँ। आप तो घोड़े की तरह कूद, अभी आप क्लास में बैठ कर थोड़ी क्लास कर रहे होगे आप, बिल्कुल भी नहीं। हवा में यूं लहरें ले रहे होगे अभी तो आप, एनर्जी इतनी फटी पड़ रही होगी, है ना? अंदर से वॉल्केनिज्म उठ रहे होंगे आपके अंदर।
बहुत एनर्जी है भाई साहब। देखो जी, महाराष्ट्र का बताओ फेमस फूड क्या है? महाराष्ट्र का फेमस फूड बताओ क्या होगा? महाराष्ट्र का फेमस फूड। ऐसे लिखा जाएगा क्या? बड़ा पाव। एक होगा इसी में मिसल पाव। है ना? एक तो होगा बड़ा पाव, देख लेना, और एक होगा मिसल पाव। ठीक है? बड़ा पाव मिसल पाव यही फेमस है। अब ऐसे तो यूं कुछ भी लिखते चले जाओ। पंजाब। मक्के दी रोटी और चने का साग। है ना? मक्के की रोटी और चने का साग। वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में है कोशा मांगशो। ऐसे ही करके है ना? है कोई उधर से? कोशा मांगसो। जो ये कोशा मांगसो है, ये है, ये मटन करी है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ब्लैक रसगुल्ला, गुलाब जामुन। ये भी तो फेमस है यहाँ के। अबे साग तो साग होता है, चने की जगह सरसों कर लो। ठीक है, ये मटन करी है काफी फेमस, जो पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है। अब आ जाओ गुजरात। गुजरात में चलता है भाई साहब ढोकला। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में बनता है गोश्त। है ना? जम्मू कश्मीर का गोश्त सुना है? पश्चिम बंगाल में रसगुल्ला जो फेमस है, अच्छा व्हाइट वाला फेमस है रसगुल्ला, या क्या नाम है, ब्लैक वाला? मैं यहाँ केवल रसगुल्ला लिख देता हूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं थोड़ा सा। इसको एक और नाम दिया जाता है रोगन जोश। ये फेमस है जम्मू कश्मीर में।
वाइट वाला है। बिहार में सबको पता है, मोदी जी खाने भी आए थे ना। बिहार में लिट्टी चोखा है ना। तमिलनाडु में पोंगल, ये राइस रेसिपी है। नोट करो पूरा जल्दी से। हो गया। चलो, क्लास डिस्क्रिप्शन रॉन्ग है, अपडेट हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। गोवा में क्या फेमस है? फिश करी। गोवा में फेमस क्या है? फिश करी। ठीक है, ऊपर कर दे वो, बस नीचे कर थोड़ा, बस इधर का रफ कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर आ जाओ। हिमाचल प्रदेश में क्या फेमस है? यहां पे धाम, और ये बनाया जाता है राइस, मूंग और कर्ड से। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो तेलंगाना, या हैदराबाद। यहां पे क्या फेमस है तेलंगाना या हैदराबाद में? बिरयानी। सुना भी होगा आपने हैदराबादी बिरयानी के बारे में, है ना। हैदराबादी बिरयानी के बारे में सुना भी होगा आपने। गोवा की फिश करी किस में बनती है? ये तो सीटेट में कई बार पूछा गया है, कोकोनट ऑयल के साथ तैयार किया जाता है इसको, और राइस प्लस रोटी के साथ खाया जाता है। ठीक है, राइस और रोटी के साथ खाया जाता है।
उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या बनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा काफली। सुना है काफली? उत्तराखंड में क्या बनाया जाता है? काफली बनाया जाता है। और ये वेजिटेरियन है, वेज फूड है। ये बनाया जाता है करी की तरह। काफली। ठीक है। हैदराबाद गलत है, क्या फर्क पड़ता है? अब ठीक है। हम्म। त्रिपुरा में बनता है एक चॉकवी। ये बनाया जाता है पपीता और बांस के फूल। पपीता और बांस के फूल से तैयार किया जाता है। ठीक है जी। मणिपुर। कांगशोई नाम से बनाया जाता है यहाँ पे। ये बेसिकली सीजनल वेजिटेबल से बनाया जाता है। और एक बात बताओ, यहाँ कितने भी फेमस फूड पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कहीं बाहर घूमने जाओगे हिल स्टेशन पे, तो एक ही चीज आपको बहुत बेहतर मिल सकती है, वो है दाल। है ना? दाल। मध्य प्रदेश में क्या बनता है, क्या फेमस है? एमपी वालों बताओ। एमपी में एक तो पोहा काफी फेमस है। मुखर्जी नगर में लिखा रहता है एमपी के प्रसिद्ध पोहे। आलोक कमेंट कर रहे हैं आपके बाल सफेद हो चुके हैं और आप बूढ़े हो चुके हैं। थैंक यू सो मच इतना दिमाग लगाने के लिए। आप जितना सोच सकते थे और आप जितना पहचान सकते थे आपने बता दिया। मुझे जो आता है अब मैं वो बता रहा हूं, उस पर ध्यान दे लो। एक तो पोहा, और एक बनती है मक्की दी खीस। क्या होता है? आई डोंट नो। मक्के दी खीस बनती है यहाँ पे। ठीक है। भूपेंद्र का कमेंट आ रहा है देवभूमि से प्रणाम। अच्छा, उत्तराखंड से हुआ। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में क्या फेमस है? राजस्थान में क्या फेमस है? राजस्थान में फेमस है दाल बाटी चूरमा।
दाल बाटी चूरमा, है ना। आलोक का फिर कमेंट आ रहा है, सर मैं आपकी ससुराल से हूं। देख रहे हो, जब दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या क्या हालत होती है फिर, कैसे कैसे कमेंट करने पड़ते हैं। लास्ट मौका है आलोक, कमेंट मत कर देना, गलती से भी ब्लॉक करा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। हरियाणा में क्या फेमस है यार, पूरी स्किन उतर रही है यहाँ से। देखो, हरियाणा में फेमस है बाजरे की खिचड़ी। ठीक है, हरियाणा में बाजरे की खिचड़ी। और सिक्किम के मोमो, बेसिकली मोमोज एक ही बात है, वो मोमो या मोमोज। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट हेडिंग डालो। यूपी में क्या फेमस है। टिंडे के कबाब। और कर्नाटका में, कर्नाटका की अगर मैं बात करूंगा तो बेसिकली बिसी बेले बात करके एक डिश बनती है, इसमें राइस और दाल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। नागालैंड में पॉर्क विद बम्बू सूट। पॉर्क जानते हो, सुअर का मांस, बांस के तने के साथ। इतने सारे मैंने फेमस फूड करा दिए, बाकी बाकी अगर आपको मतलब जो एक आध दो जो छूट रहा होगा, वो जब प्रैक्टिस कराएंगे ना उसमें आ जाएंगे। ठीक है, फूड वाला चैप्टर भी फिनिश हो गया, अब बताओ क्या है। अबे जो ये छी छी कमेंट कर रहे हो ना, ये पॉर्क को खूब बेचा जाता है, पॉर्क बड़े लेवल पे, ठीक है, और लोग खाते भी हैं बड़े स्तर पे पॉर्क को।
असम में क्या है? असम में बनाया जाता है भाई साहब पपाया खार। पपीते का खार। कौन कौन से चैप्टर हो गए अब आपके? सेल्टर हो गया, राइट। सेल्टर हो गया, सेल्टर के साथ साथ फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर मैंने कराया है, कौन सा कराया था? डांस नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, डांस नहीं कराऊंगा। सेल्टर करा दिया मैंने आपको। सेल्टर के बाद फिर आपको कराया मैंने याद दिलाओ यार कौन सा कराया। एनिमल कराई दिया आपको, ठीक है। फूड कराई दिया। प्लांट कराई दिया, प्लांट भी करा दिया ना, देखना एक बार चेक करना। एक बार सारे चैप्टर लिख के भेजो। 4 हो गए। शेल्टर, प्लांट, एनिमल, फूड। ठीक है। अगला चैप्टर हेडिंग डालो रिसोर्स, ठीक है। हेडिंग डालो रिसोर्स। यानी कि संसाधन, ठीक है जी। रिसोर्स या संसाधन। क्या होता है रिसोर्स? एवरीथिंग इन अवर सराउंडिंग। विच नेसेसरी फॉर लाइफ। और पार्टिसिपेट इन सर्वाइवल ऑफ लाइफ। आगे बात समझ में? डेफिनेशन क्या होगी इसकी, मैं हिंदी में भी लिखता हूं। डेफिनेशन में आएगा हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं जो जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन के लिए क्या है? आवश्यक है। अथवा जीवन यापन में योगदान देती है। संसाधन कहलाती है। उन्हें क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। कंडीशन होती है रिसोर्स तभी कहा जाएगा, देखो ध्यान से, इकोनॉमिक कैसा होना चाहिए?
इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल, यानी कि आर्थिक रूप से कैसा हो, लाभकारी हो, है ना। सोशली कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल, सामाजिक रूप से स्वीकार्य, और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, तकनीकी रूप से उपलब्ध हो। अगर कोई भी चीज इन कंडीशन को पूरा कर रही है तो फिर वो रिसोर्स कहलाएगी। दीपा पूछ रही है ये है क्या सिलेबस में, नहीं सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही मुझे लगा टाइम पास कर लेते हैं तो करा रहा हूं। अगर इन कंडीशन को तीनों को पूरी करेगा तो रिसोर्स होगा। मैं इसकी बात करता हूं मार्कर की। पहली बात, क्या ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, यानी आसानी से प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल, जब तो हम खरीद कर लाए हैं इसको। सोशली एक्सेप्टेबल है, इस मार्कर से ना तो मुझे दिक्कत है ना आपको दिक्कत है। इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है मेरे लिए, अरे इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है मेरे लिए, जब भी तो मैं इसको इस्तेमाल करके आप लोगों को, ध्यान से समझना, आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा पा रहा हूं। तो क्या ये मेरे लिए रिसोर्स हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या इसका मार्कर का मेरे जीवन के लिए या तो आवश्यक है या जीवन यापन में कोई योगदान दे रहा है, बिल्कुल योगदान दे रहा है, क्योंकि ये मार्कर मेरे लिए सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है। दैट मीन्स ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, आगे बात समझ में, ये चेयर हो गई, ये सब मेरे लिए किसका काम कर रहे हैं, एक रिसोर्स का काम कर रहे हैं। आगे बात समझ में, किसका काम कर रहे हैं, एक रिसोर्स का काम कर रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करो जल्दी से। रिसोर्स का मतलब समझ आया नहीं आया। अब जैसे, बात को बहुत ध्यान से सुनना, जैसे वाटर है, अब आप बोलोगे कि सर प्रॉफिट वगैरह वाली क्या बात है, पानी तो बहुत सारा है ना, पानी तो बहुत सारा है। तो ध्यान से सुनना, वाटर की अगर मैं बात करूंगा तो वाटर भी एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि जीवन जीने के लिए आवश्यक है और जीवन यापन में योगदान देता है, तो वाटर भी एक रिसोर्स है, सनलाइट भी एक रिसोर्स है, विंड भी एक रिसोर्स है। ये सभी क्या होंगे, एक रिसोर्स होंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? चलिए, अब ध्यान से समझना, रिसोर्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है रिसोर्स, ध्यान से सुनना, नॉन रिन्यूएबल, इनको कहा जाता है अनवीकरणीय। और दूसरा होता है रिन्यूएबल, नवीकरणीय। अनवीकरणीय रिसोर्स जो होते हैं इनमें क्या क्या होता है, देखो ध्यान से। अनवीकरणीय का मतलब ये हो गया कि इनका जो स्टोर है ना, लिमिटेड स्टोरेज है, यानी कि सीमित भंडार है। जैसे लोहा है, सोना है, कोयला है, पेट्रोल है, ये सब किस में आएंगे, नॉन रिन्यूएबल में आएंगे। रिन्यूएबल का मतलब अनलिमिटेड रिजर्व है,
असीमित भंडार है। इसके एग्जाम्पल में क्या आ सकता है? इसके एग्जाम्पल में आएगा विंड, एयर, सनलाइट। ठीक है ना? ये क्या आएगा? इसके अंतर्गत आएगा। समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, फिर कोई जबरदस्ती थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो इसको जल्दी से। इसमें एक और ऐड कर लेना, ये विंड या एयर एक ही होगा, इसकी जगह वाटर कर लेना। वाटर, एयर, सनलाइट। ठीक है, वाटर हो गई, एयर हो गई और सनलाइट। आज की क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी कल करेंगे। जो मैंने पढ़ाया इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो आप। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स में आएगा। हाँ जी। आपने बोला था 3 दिन ज्योग्राफी होगी, 3 दिन रिमेनिंग ईवीएस। ओके, कल आपकी इसी टाइमिंग पे ईवीएस लगवा देते हैं। सॉरी, ईवीएस तो हो ही गया, ज्योग्राफी लगवा देते हैं। ठीक है। फैट बढ़ना या वेट बढ़ना ऑलमोस्ट एक ही बात होती है, कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, दोनों एक ही बात होती है। देख लेंगे अपने हिसाब से, पहले ईवीएस कराना या ज्योग्राफी करानी, जैसे भी करवानी, लेकिन करवाना सब कुछ है और इसी महीने में करवाना है। बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने हिसाब से डिसाइड करके पूरा करवा देंगे। ओके। नेचुरल रिसोर्स में अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक तो यही पढ़ लोगे आप, यही सब मेटल्स वगैरह का प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा हो रहा है, कैसे क्या है। उसके बाद फिर पढ़ोगे आप इसके बारे में, क्या बोलते हैं इसे, वाटर रिसोर्स के बारे में। ठीक है।
सर आप इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? भाई बड़ा मुसीबत है, मुझसे पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम है तुम लोगों को। मैं गुस्से में क्यों रहता हूं? अगर हंसने लग जाऊं तो फिर कमेंट आता है कि अरे क्लास में खड़े होकर हंसते ही रहते हो, कुछ पढ़ाते भी हो। मुझे समझ नहीं आता भाई साहब, मैं क्या करूं? है, कहाँ जाऊं? अद्भुत दुनिया है। मतलब बस मौका चाहिए मिलने का। और क्या नाम है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, अगर मैं कोई कमेंट देखता हूं तो मैं रिएक्ट कर देता हूं। तो फिर आप में से बहुत से ऐसे महान भी नहीं, महान तो खैर कहना उनके लिए बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, महानतम लोग ऐसे हैं जो कि फिर वो अपना नाम पढ़वाने के लिए या अटेंशन सीकर टाइप के हैं, जो यहाँ पे फिर कुछ भी लिखते हैं। मैं उनका कमेंट पढ़ देता हूँ, फिर उनकी आत्माओं को शांति मिल जाती है ना। भगवान आप सबको खुश रखे। ठीक है, मस्त रहो, खुश रहो, सिलेक्शन ले लो। मेरे हंसने से, मेरे रोने से क्या फर्क पड़ता है? सिलेबस पूरा करा रहा हूँ, उस सिलेबस के साथ आप लोग अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लो। सिलेक्शन हो जाएगा, मजे आ जाएंगे आपके भी। हम भी कह देंगे जी हमने पढ़ाया था उन्हें। ठीक है। कोई स्टूडेंट अच्छा बोला है आपको? ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि कोई स्टूडेंट अच्छा बोला है आपको या नहीं आज तक। अगर अच्छा नहीं बोला होता तो सिंपल सी बात है, आपको नहीं पढ़ा रहा होता मैं। ऑनलाइन पढ़ाना बड़ा स्ट्रगल की बात होती है। अगर बच्चे फीडबैक खराब देना तो फिर टीचर का ये मान लो कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अच्छा नहीं बोला होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा गलत और बुरा आप ही सोचते हैं मेरे बारे में। सिंपल सी बात है ना। भाई जब आप ही अच्छा सोच रहे होते तो ये वाली बात क्यों पूछते? और जब आप ही अच्छा नहीं सोचते हो मेरे बारे में, तो जमाना मेरे बारे में क्या सोचता है, ये जानकर आपका क्या भला होगा? इनको जवाब दो, हम अच्छा बोल रहे हैं। मुझे पता है एक्चुअल में है क्या मेरे अंदर। कई जो मेरे काफी खास स्टूडेंट रहे उन्होंने कहा भी है कि सर जब आप नेगेटिव कमेंट पढ़ देते हो ना तो ऐसा लगता है यार इसी टीचर को सब बोलते हैं। सर आप नेगेटिव कमेंट मत पढ़ा करो। बट पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि कोई भी अगर नेगेटिव कमेंट दिखाई देता है ना, मैं तुरंत उसको पढ़ देता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे स्टूडेंट हैं ऐसे जो बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं मेरे लिए, डेली मुझे समझाने की भी कोशिश करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से रेस्पेक्ट निकलती है उन लोगों के लिए कि सर क्यों बकवास वाले कमेंट पे आप ध्यान देते हो, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, ऐसे ही कराओ आप। बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है, अपनापन फील होता है ऐसे स्टूडेंट के साथ। बट मुझे लगता है कि जो बकवास कर रहा है भाई, जो ऑलरेडी सुधरा हुआ है उसका तो क्या ही डेली नाम लेना। जो अपना टाइम खराब कर रहा है अननेसेसरी कमेंट करने के बाद, तो मुझे लगता है कि उसका कमेंट पढ़कर, समझाकर, डांट कर उसको थोड़ा सा ट्रैक पर लाया जाए कि भाई कुछ नहीं रखा इन चीजों में। बाद में याद आएगी कि बैच तो लिया था बट पढ़ाई नहीं की, आप अपने ट्रैक पर आ जाओ। इसलिए मैं नेगेटिव कमेंट को जल्दी पढ़ देता हूं। जो मेरा मोटिव ये है, अपना टाइम खराब कर रहा है भाई, एज ए टीचर सुधरे हुए को सुधारना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो सुधरने की कसम खा चुका है कि मैं सुधरूंगा ही नहीं, उसको अगर सुधार रहा है तो मुझे लग रहा है कि टीचर फिर उसको भी खुशी होगी कि हाँ एक गलत इंसान था, उसको मैं ठीक बना रहा हूं। तो इसके पीछे मेरी ये मनसा होती है। बट जो छोटी सोच वाले होते हैं उनको ये लगता है बोले यार इसको तो कोई भी लपेट के चला जाता है ना। अगर आपका कोई मिलने वाला कोई हो, ऑफलाइन पढ़ा हुआ हो, तो एक बार पूछ के देखना, ठीक है? हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी बोलने की किसी की, नहीं तो एक बार पूछ के देखना। कोई ना कोई तो होगा ही जो यहाँ पढ़ा हुआ होगा ऑफलाइन। ठीक है, सांस नहीं निकलती स्टूडेंट की ऑफलाइन में। बट वो एसएससी वाले होते हैं, आप तो खैर एज में भी बड़े होंगे मुझसे। 5-5 साल तो बड़े होंगे ही होंगे, तो इनके सामने तो मेरी आवाज न निकले। क्यों? मजाक कर रहा हूं, बुरा मत मानना एज को लेके। ठीक है, चलो बाय बाय।